थोड़ा सा उसके बारे में बात मैं करूँगा, क्योंकि अनुवाद के बारे में बहुत सारी बात हुई है। तो मैं जिस तरह से उसको समझता हूँ उसको रखने की कोशिश करूँगा, तो उसमें फिर बात हो सकती है। पहली बात तो ये कि जो मुख्य मसला है कि जब हम, मेरी गला ऐसा ही हो गया तो उसको ठीक नहीं कर सकते आप, तो आपको सहना पड़ेगा। पहले मैं कभी मोहम्मद रफ़ी की तरह गा सकता था, लेकिन बता जब हम बात करते हैं किसी भाषा में ज्ञान के अनुवाद की, सृजन की और ज्ञान के समावेशन की, तो हम इन चीज़ों में क्या संबंध है इसके बारे में समझना चाहते हैं। ये मैंने, अब हम अंग्रेजी की बहुत बात कर रहे हैं और पाश्चात्य संगीत संस्कृति की बहुत बात करें, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं, क्योंकि मैं भौतिक शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और इसीलिए मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरू करता हूँ। तो अगर जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो क्या है, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ और मैं उसको बोलते बोलते उसमें 4-5 चीज़ें ऐसी कह सकता हूँ जो आपस में पूरी तरह से मेल नहीं रखती, लेकिन जब मैं उसको लिखता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा, मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी जब उसको पढ़ेगा तो उसमें से वो एक पेश निकालेगा कि ये जो आपने बात कही है ये इस बात से मेल नहीं खाती, क्योंकि वो पूरा टेक्स्ट उसके सामने है और वो टेक्स्ट जो सामने है उसमें वो अपने ढंग से उसकी टोन समझेगा और अपने ढंग से उसको अपने काल समय में उसका अर्थ निकालेगा। तो पहली बात तो मैंने जो टेक्स्ट लिख दिया उसका पढ़ते समय व्यक्ति अनुवाद तो कर ही रहा है, क्योंकि वो उसको अपने संदर्भ में, अपने भाषा के फ्रेम में, अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में समझ रहा है। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम बहुत बार इस बात को समझते हैं कि ज्ञान जो है वो जब हिंदी में लिखा होता है तो एक टेक्स्ट जो हिंदी में लिखा है वो सबके लिए एक ही अर्थ कैरी करता है, वो नहीं देख देता है। तो अनुवाद की पहली प्रक्रिया तो उस टेक्स्ट को समझने की है। तो एक तो बात नहीं रखना, इस पर अपन और विचार कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अंग्रेजी में इतना सारा ज्ञान क्यों है? वो इसलिए नहीं, वो ज्ञान अंग्रेजी में सृजित हुआ है। ज्ञान अंग्रेजी में इसलिए ज्यादा है कि उन्होंने अफ्रीका से, हिंदुस्तान से, जर्मनी से, फ्रांस से, रूस से, जहां से भी मिला उसको उठा के अंग्रेजी में लिख दिया। तो हमारे पास जो एक इतना सारा ज्ञान जो हमें अंग्रेजी के पुस्तकालयों में दिखता है वो सब अंग्रेजों ने नहीं बनाया है, अंग्रेजी बोलने वालों ने भी नहीं बनाया है। चाइना में, अब तो जापान में, अब जर्मनी में अब अंग्रेजी में काम होने लगा है, क्योंकि इतना सारा साहित्य अंग्रेजी में उन्होंने इकट्ठा कर दिया है कि जर्मन्स के फिजिसिस्ट को भी अंग्रेजी पढ़ना जरूरी हो गया है। एक जमाने में नहीं था, क्योंकि जो कटिंग एज फिजिक्स थी वो जर्मन में ही हो रही थी। तो मुझे लगता है कि ये भी समझना पड़ेगा कि अनुवाद जो है उसको हम किस दृष्टि से देखें और उसके बाद हम अनुवाद का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये जो दिक्कत हम अनुवाद में देख रहे हैं वो अनुवाद में नहीं है, वो इस बात में है कि हम अनुवाद का या पुस्तकालय का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। अगर हम सिर्फ वही बात जानना चाहते हैं जो हमारी बात को पुख्ता करें और उस बात को दरकिनार करना चाहते हैं जो उस पर सवाल उठाती है, तो फिर हम जो हिंदी में लिखा जा रहा है साहित्य उसमें से भी बहुत सारे को इग्नोर करेंगे कि तो पाश्चात्य साहित्य है। तो सवाल मुझे लगता है कि अब भौतिक शास्त्र की बात करें, अगर हम, मैं चूंकि भौतिक शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, गणित का विद्यार्थी हूँ, मैं इस बात पे तो बहुत विवाद कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान में गणित को लेके बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये समझना कि हम लोगों ने
इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस और जो आज की फील्ड थ्योरी हम जिसमें बात कर रहे हैं, जिसमें अभी बहुत सारा काम फिजिक्स और गणित मैथ्स में हो रहा है, वो हमारे पास थी, हो सकता है हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एज ए मैथमेटिशियन, मुझे एज ए गणितज्ञ उस फील्ड थ्योरी को उस भाषा में समझना है जिस भाषा में मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। वैसे ही गणित मुश्किल होता है, वैसे पूरे पेज पे 2-4 वाक्य लिखे होते हैं, तो बाकी सब कुछ तो समझ में नहीं आता। वो 2-4 वाक्य ही समझ में आ जाए तो कम से कम बाकी चीजों को समझने का एक रास्ता मिल जाता है। तो मेरे पास वो जो फील्ड थ्योरी अभी लिखी जा रही है, उसको समझने का एक ही तरीका है कि वो मेरे पास उस भाषा में है जिससे मैं वो समझ सकूं। तो 2 तरीके हैं, या तो मेरा टीचर इतना अच्छा हो जो वो अंग्रेजी की किताब है या जर्मन की किताब है या फ्रेंच की किताब है, जिसने भी वो जापान चाइनीज में बनाया है मान लीजिए, या जापानीज में बनाया है, वो उसको जापानीज और चाइनीज में मुझे समझा सके, या फिर जिस भाषा में हम दोनों बात कर सकते हैं उस भाषा में उस पर चर्चा। अब मेरी समस्या ये भी है कि भौतिक शास्त्र अभी मतलब ये जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी के बारे में स्पेशली बहुत मजाक होता था कि आइंस्टाइन का जो पर्चा है ना, जो उसने लिखा था, उसको 2 ही आदमी समझते हैं, बाकी लोग कोई नहीं समझते। तो किसी ने कहा दूसरा को नहीं बता दो। तो लेकिन आज हम सब लोग अपनी भाषाओं में सापेक्षवाद को समझते हैं, जिस भी ढंग से समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसके बाद सापेक्षवाद के जो सामान्य सापेक्षवाद है वहां तक पहुंच सकते हैं जो अगला। तो सवाल यह है कि अगर उस सापेक्षवाद के ऊपर हम लोगों को काम करना है तो हम लोगों को अपनी भाषा में उस पर चर्चा करनी है, हम लोगों को अपनी भाषा में उसके ऊपर सोचना होगा। तो सवाल ये नहीं है कि ज्ञान का अनुवाद क्यों हो रहा है कि नहीं, सवाल ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं उस पर चर्चा के फोरम कहाँ है, ऐसे ज्ञान के प्रश्न कहाँ हैं जिनके ऊपर हम वास्तव में जो चीज ये बात करें, जैसे बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग 40 साल से बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अनुवाद। अब बाल केंद्रण का अर्थ क्या है और उसको हम कैसे समझेंगे, इसके ऊपर बाल के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के 50 किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा का वही एक पर्चा हमें हर कार्यशाला में दिया जाता है। तो सवाल ये मुझे लगता है ज्ञान के सृजन में अनुवाद बाधा नहीं है, बाधा कहीं और है। उस बाधा को हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो बाधा को जब तक हम जिन्न को बंद नहीं करेंगे बोलते में, तब तक वो हमारे ज्ञान को ग्रसित करता रहेगा। सवाल ये नहीं है कि हमारे पास शब्दावली नहीं है। अब रिलेटिविटी शब्द जो है या सापेक्षवाद, सापेक्षवाद को कई तरह से अलग अलग विषयों में इंटरप्रेट किया जाता है और कई टोन में इंटरप्रेट किया जाता है ना। जब आप उस पर रिलेटिविज्म की बात करते हैं, मुझे पता नहीं आपको उसको फिलॉसफी में क्या कहेंगे, लेकिन उस अवधारणा को भी लोग बहुत नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, बहुत सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब सापेक्षवाद जो है वो आपने कह दिया, उसकी जगह रिलेटिविटी भी कह देते तो फर्क नहीं पड़ता। उसके ओरिजिन में मुझे लाने की जरूरत नहीं है। मुझे बात सिर्फ ये है कि क्या वो शब्द, अब हिंदी में एक शब्द आता है हम लोग बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, कोशिका। अब वो कोशिका जो है कोश से आई है, कोश से कोशिका बना। अब कोशिका शब्द को अगर हमारे बायोलॉजी के डिस्कोर्स में बढ़ना है तो उसके ऊपर काम होना पड़ेगा। वो काम चाहे मतलब कहीं पे भी हो, उस पर विवेचना हो, उस पे ऊपर और शोध हो, तो फिर वो कोशिका शब्द हमारे पूरे समाज में एक तरह से एनरिच हो जाएगा। उसकी जगह सेल होता तो भी चल जाता। तो सवाल शब्द का नहीं है, कौन सा शब्द कहाँ से आया इसको तो हम ढूंढ ही नहीं सकते।
अंग्रेजी ने पिछले 50 साल में कितने सारे शब्द को अपना शब्द बना लिया है, हम कह नहीं सकते है ना। हमारी पूरी कचौड़ी भी अब धीरे धीरे हमें लगेगा वहां से आई। मैं इसलिए इस बात को गंभीरता से कह रहा हूं क्योंकि इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हम जब भी बात करते हैं हम ये लाइसेंस मांगते हैं किसी से कि वो फला अंग्रेजी का प्राध्यापक है, उसने हमारी बात को मान लिया, मारो कोई उनको। आप क्या अपने यहाँ भी वो विवेचन कर सकते हैं जिससे उनको बैठ उठ के सुनना पड़े कि इस किताब को मैं अनुवाद करना चाहता हूँ, आज किताब ये सवाल है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। अनुवाद के ऊपर हम बहुत बात कर सकते हैं और इस पे बहुत लोगों ने काम किया है, हम सब लोग काम कर रहे हैं, हम सबके नजरिए अलग अलग हैं, बहसें होती हैं कि कितनी स्वतंत्रता लेनी है। अब मैं अगर पाणिनि के ग्रामर को प्रस्तुत करूंगा उसमें तो छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब मैं किसी कहानी को सुना रहा हूं और मैं सुना रहा हूं तो मैं उसको मैं जैसे कहा कि भाई शेक्सपियर के नाटक में भी आप और अगाथा क्रिस्टी ने तो अपने किताबों को खुद ही कभी नाटक बना दिया, कभी स्टोरी बना दिया, कभी नॉवल बना दिया, खुद ही अपने साथ। तो अब सवाल ये है कि आप किस टेक्स्ट के साथ तो छेड़छाड़ कर सकते हैं और किसके साथ नहीं कर सकते। और ये अनुवादक को समझना पड़ेगा कि किस तरह से छेड़छाड़ करनी है, कितनी करनी है और कितनी नहीं करनी। ये नहीं हो सकता कि वो लिखने वाला कह रहा है कि दुनिया तो गोल है और आप कह रहे हैं दुनिया गोल तो है लेकिन चपटी भी। ये आप सरलता करने के प्रयास नहीं कर सकते। तो कितना वो आइकॉनिक है, कितना वो फ्रीडम वाला है, ये मुश्किल है। लेकिन आपको ये ईमानदारी तो रखनी पड़ेगी कि जो टेक्स्ट कह रहा है उसी बात को आप कहें, और वो मुश्किल होता है। वो जो मैं कोटी शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो समझ ही नहीं है हमारे लिए। और वो समझ उस समाज में भी जहाँ वो शब्द इस्तेमाल होता है वहाँ पे भी बात नहीं बनी। अब स्कैफोल्डिंग शब्द जो है वो तो है एक्चुअली मचान से ही आया है। जो मकान बनाने के लिए मचान बनती है उसी को स्कैफोल्ड कहते हैं। तो मचानीकरण बिल्कुल सही करवा है उसका। लेकिन स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल होते होते, उसके ऊपर चर्चा होते होते वो जो शब्द बन गया है वो हमें मचानीकरण में को भी बनाना पड़ेगा ना, तब तो हम मचानीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक वो नहीं करेंगे हम और हम अपनी किताबों में वही उत्तर लिखते रहेंगे जो हमें लिखवाया गया है, तब तो हम स्कैफोल्डिंग करके मचानीकरण की कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों ही रटेंगे। तो सवाल मुझे लगता है ज्ञान के साथ हमारे रिश्ते का है। और मेरा ये कहना है कि हमें अगर भारतीय भाषाओं में और हिंद में ज्ञान की रचना करनी है तो हमें ज्ञान के साथ अपना रिश्ता बनना पड़ेगा। हमें ज्ञान का मालिक बनना पड़ेगा, उसका सेवक। मैं ज्ञान जानता हूं, मैं ज्ञान बदल सकता हूं, मैं ज्ञान का ग्राहक नहीं। ये मानसिकता जब तक नहीं होगी तब तक हम इस चीज को देखें।